देख सकते हो यहाँ पे जो 58 नंबर पेज है, इसमें हम यही बताने का प्रयास किए थे, जो कि तुम लोग को बता चुके हैं कि इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या था जिसकी वजह से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो टी फॉर्मुलेशन वाला जो बात था जी, है ना, टी चाइना से आता था, ये सब बता चुके थे तुम लोग को। इससे क्या हुआ कि बीच में व्यापारी लोग नुकसान हो गया, अमेरिकन वाले जो व्यापारी लोग कैपिटलिस्ट क्लास से थे, बोला हमारा ये कर देगा, ये वो करके ऐसा हुआ है, बोस्टन टी पार्टी हुआ, ये सो ये बता चुके हैं और उसमें क्वेश्चन भी डील कर चुके थे। और इसमें यही बताए थे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि ना हो, 15 से लेकर 20% अमेरिकन थे ऐसे पॉपुलेशन जो लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश के प्रति, क्योंकि उसका जो उधर का पुराना जनरेशन देखोगे तो बहुत लॉयल थे। दूसरा बात है कैपिटलिस्ट क्लास लोग नहीं चाहता था झगड़ा हो, बहुत लोग आते थे तो इन लोगों का लव और अफेक्शन नहीं था, क्योंकि ये लोग आए थे प्रताड़ना करके झेल के आए थे। तो दूसरा कॉन्टेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि लॉयलिस्ट कंप्राइज में बताए थे अलग अलग एंड सो। देखो आज नया क्लास है, सो कोई करो समझने का। इसमें एक रोल ऑफ फ्रांस इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जानते हो कि सराटोगा जो बैटल हुआ था कब हुआ था कोमल? 17 बिल्कुल थर्ड बैटल था सराटोगा, कब हुआ था? 83 में पेरिस ट्रीटी हुआ, 81 में तुम्हारा हार गया, सरेंडर कर दिया कर्नवाली। उससे पहले हुआ यानी कि 78 या 79, इसी से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नहीं आ गया तो बोल दोगे एंड ऑफ दिस करके, लिखने का तौर तरीका 80 या लास्ट डिकेट ऐसे करके, लास्ट डिकेट ऐसे करके तरीका है जी लिखने का, ठीक है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या था तो समझ ही लो, होप सो तुम समझ जाओगे। देखो अब द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस एट यॉर्कटाउन, याद आया 1781 में, वॉज मोर ऑफ फ्रेंच विक्ट्री देन अमेरिकन। देखो क्वेश्चन इस तरह पूछा गया सिविल सर्विस में, बोला कि अमेरिकन का ज़्यादा बड़ा विक्ट्री नहीं था, फ्रेंच का था। बिल्कुल, क्योंकि बैटल ऑफ सराटोगा में इसका ही हेल्प था, क्योंकि इससे पहले तो लड़े थे अमेरिकन, उसमें तो हार गए थे। तो इस तरह भी घुमा कर लिख सकते हो आंसर, ठीक है। बोला कि थ्रो लाइट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ फ्रांस इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो समझे बात को, वही चीज़ है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अब देखो थोड़ा सा तुम लोगों का माइंड मैप तैयारी कराने का प्रयास था। देखो जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट हुआ तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम सपोर्ट करेंगे, और जानते हो और वहाँ पे ये चीज़ किरकिरी हो रहा है फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी चल रहा है। तो वहाँ से जब तुम किसी कंट्री पर हेल्प करते हो तो तुम अपना रेवेन्यू भी दे रहे हो, और वहाँ पे एक तो ऑटोमेटिकली फ्रांस का स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पे जो स्टेट का जो फॉर्मेशन है, क्लर्जी मैन नोबिलिटी सब बता चुके हैं, समझे। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला कि सपोर्ट करेंगे हम, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करेंगे। दिस फ्रेंच सपोर्ट वॉज फाइनेंशियल एज वेल एज मिलिट्री, फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे हम आपको और मिलिट्री भी करेंगे, इसलिए कमांडर जनरल भेज दिया गया था वहाँ पे किसी के नेतृत्व में, जानते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट, मोर देन 5 मिलियन लीवर मतलब तुम्हारा करेंसी होता है, जो 1772 तक एक्टिव था फ्रांस में, बाद में उसका चेंज हो गया। अभी तो यूरो चलता है तुम्हारा फ्रांस में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो, ठीक है। यानी कि ह्यूज 5 मिलियन लीवर, यानी कि इतना ज़्यादा यूज़ किया, पैसा खर्च किया था फ्रांस में। तीसरा क्या कि फ्रांस सोल्जर भेजे गए, है ना, जस्ट बोले थे फ्रांस सोल्जर वगैरह भेजे गए, कमांडर था फ्रांस का। उसके बाद क्या है, आंसर ही बता रहे हैं जी, बहुत सारा चीज़। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वेर सप्लाइड बाय फ्रांस टू अमेरिकन, आर्म्स वगैरह हथियार सब दिया जाएगा अमेरिकन पैट्रियट्स को, अमेरिकन लोगों को जो बगावत कर रहा था, रेबेलियस जो ग्रुप था। तो बिना आर्म्स का थोड़ी लड़ाई होता है जी। तो कौन, क्योंकि फ्रांस देखो, फ्रांस तो बहुत डेवलप्ड है उसी समय, यदि ब्रिटिश को कोई टक्कर दे पाता था इंग्लैंड को तो फ्रांस ही दे पाता था। अब फ्रांस का टेक्नोलॉजी इधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अमेरिकन को दिया जा रहा है। फ्रेंच कमांडर्स देखो, मैंने बोला तो फ्रेंच कमांडर एकदम आगे अमेरिकन को ट्रेंड किए हैं कि ऐसे लड़ा जाता है, मिलिट्री एक्टिविटी सब कुछ सिखा रहे हैं, बताओ। तो विदाउट दिस फ्रेंच सपोर्ट अमेरिकन कहीं ना कहीं कभी भी नहीं जीत पाते ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट, समझे। तो इसीलिए वो जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड वाला कि फ्रेंच का क्या रोल रहा या पहले वाला, दोनों का ही आंसर ये हो सकता है, समझे, जो पूछा गया है। अब ये समझो तुम लोग कि इट वॉज ड्यू टू द फ्रेंच सपोर्ट, जो बोले हैं उसी को देखो लिखा है, ये फ्रेंच सपोर्ट ही था जिसके वजह से जॉर्ज वाशिंगटन ने हराया ब्रिटिश फोर्सेस को, लेड बाय कॉर्नवालिस एट यॉर्कटाउन 1781 में, जानते हो तुम।
दिस डिफीट ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस सील्ड द फेट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर इन अमेरिका एंड 13 कॉलोनीज अगेन इंग्लैंड। जो तुम्हारा फेट था, जो फॉर्चुनेट था वो कि भाग्य जो था कि हमारा ये कॉलोनी है इतना बड़ा अमेरिका 13 कॉलोनीज, वो सब इंडिपेंडेंट हो गया, कहीं ना कहीं डूम्ड हो गया। डूम मतलब क्या कि अपना जो भाग्य है वो भाग्य उसको पलटा दिया नेगेटिव तरीके से, अनलकी हो गया वो, डूम द फेट बोलते हैं इसको। दैट इज़ वाई ये सही बात कहना है कि जो सरेंडर है ब्रिटिश फोर्सेस का यॉर्कटाउन में वो एक्चुअली फ्रेंच विक्ट्री है एज कम्पेयर टू अमेरिकन्स। क्यों? क्योंकि जो भी किया है पर्दे के पीछे सब फ्रेंच लोग ही किया है मिलकर, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, अब बहुत सारा वेपन्स, एम्यूनिशंस। आगे देखो, ये खत्म हो गया, लास्ट का रोल था कि फ्रेंच का क्या रोल रहा है तो ये बता दिया गया। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन, ठीक है, तुमको छोटे छोटे वर्ड में बताए जाएंगे, यहाँ पे माइंड मैप एक तरह से कह सकते हो इसको। जो बताते थे ना कि बोर्ड में बताते थे, इसकी डिटेल्स में थोड़ी देर पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, देखो आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट आने लगा, जो जानते हो तुम लोग, है ना। फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी आया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार आया जो कि 1787 में ड्राफ्ट किया गया, जानते हो, जहाँ पे आने वाले क्लास में चर्चा होगा कि डिबेट कैसे खड़ा हुआ था, डेमोक्रेट एरिस्टोक्रेट्स, ये सभी चीज़ पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। रेवोल्यूशन गजब का चीज़ हुआ, मॉडर्न रेवोल्यूशन पहली बार हुआ है ऐसा। ये फ्रांस को हेल्प किया उल्टा, ठीक है, फ्रॉम फ्रांस फिर आयरलैंड में गया, ये बगा आयरलैंड क्यों, क्योंकि आयरलैंड को बहुत लंबा समय से इंग्लैंड ने घेर कर रखा था। जानते हो क्या हुआ तब ना, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अभी अलग दिखता है तुमको, मगर फिर भी नॉर्दर्न आयरलैंड को बाहर तो अभी तक नहीं करने दिया ये लोग, जानते हो, ठीक है। उसके बाद देखो स्पेनिश रिवोल्यूशन होता है बाद में जाके, जानते हो, बहुत सारा घटना घटे हैं। देखो फिर 1830 का 1848 का जो तुम्हारा यूरोपियन रिवोल्यूशन जो हमारा फ्रांस में हुआ, उसका रिपरकशन जर्मनी में है, फिर इटली में है, कहीं ना कहीं यहीं से तो चीज़ उठा था। रीज़न कुछ और हो, हम मानते होंगे अपना डायनेस्टी के लेके है, मगर एक चीज़ तो फीलिंग उठा ना कि हम स्टेट के अगेंस्ट भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, उतना मिलिट्री होने के बाद भी हम जीत सकते हैं, ये भी तो एक फीलिंग्स ही है ना। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, पहली बार नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या चीज़ होता है, ये पहली बार। क्यों? यदि राष्ट्रवाद का बात करते तो कभी कभी अमेरिकन कभी अगेंस्ट होता ही नहीं ब्रिटिश, क्योंकि उसी से जन्मा है वो। तो अपने कंट्री के लिए क्या राष्ट्रवाद है, ये नया चीज़ जन्मा है, समझे ना। यानी कि हम बिहारी है लेट्स से यहाँ पे, और वहाँ बिहारी लड़ गया अपने स्टेट के लिए, वो बिहारी बोल रहा है कि हम के लिए, ये बोला हम बिहार, तो वही बात हुआ। ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश ही है अमेरिकन लोग, वो अपने जगह के लिए लड़ गया ब्रिटिश से, अपने भाई लोग से। तो नेशनलिज्म तो वही है ना कि अपने कंट्री के लिए लड़ना, अपने भाई से, हाँ अपने कंट्री, हमारा सर्वोपरि कंट्री है, तो ये नया चीज़ है। तो हमेशा मेरा स्पीच में उठा के देख लेना, मैं बोलता हूँ कि यूरोपियन कंट्री से ये सभी चीज़ आए हैं। और मेरा वो जो तुम ये 26th रिपब्लिक डे में भी मैंने बोला था नेशनलिज्म का बात कहा था, देखो यही सब चीज़ें बोला है। तो पहला एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का तुमको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से समझ में आता है। तो डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड हो गया, क्यों ना हो, दूसरी जगह पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही, चाहे वो 10 साल में हो चाहे वो तुम्हारा 200 साल में हो, इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। हॉस्टिलिटी जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में था, ये तुमको यूरोप के पॉलिटिक्स में भी देखने नजर आया, देख रहा था, यूरोप में भी आएगा क्योंकि उधर राइवलरी होता है, यूरोप में भी, यूरोप तो अगल बगल में, दोनों बगल में साइड में है, वहाँ पे भी नजर आएगा तुमको, ठीक है। तो जानते हो कि जो एक कॉलोनियल पावर इतना बड़ा था अमेरिका, वो लॉस हो गया ब्रिटेन का, है ना। और नए नए पावर, अब नए नए पावर भी आ रहे हैं कि ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉलोनी, आप देखो इमरजेंस ऑफ न्यू कॉलोनियल पावर, अब ये दूसरा कॉलोनी खोजेगा, अब ऑस्ट्रेलिया जाके खोज लिया, समझे ना, ऑस्ट्रेलिया खोजना कि एक तो बहुत बड़ा आप गवा दिए, अब कोई नया मिल जाए तो अच्छा लगता, तो ऑस्ट्रेलिया का आप खोज होता है, समझे। तो इंस्पायर द पीपल, और लंबा दशक तक, लंबा एजेस तक लोगों को इंस्पायर किया कि कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो आप, है ना। देखो जो बताएं, ये छोटे छोटे पॉइंट बताएं, इसको डिटेल्स में बताना है आप, देखो डिटेल्स में आप आराम से चलेंगे। देखो अमेरिकन रिवोल्यूशन ने पॉपुलराइज किया, विख्यात किया कि हाँ इनलाइटमेंट भी होता है, उसका भी आइडियाज होते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, पूरा दुनिया में मैसेज दिया। देखो कितना दिन हम लोग यही वर्ड को पढ़े हैं। उसके बाद सक्सेस जो अमेरिका का हुआ है लिबर्टी को जीतने में, इंस्पायर किया है पीपल को। उसका अमेरिकन रिवोल्यूशन पहला फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी वर्ल्ड का, बता चुके, क्यों ना हो, क्योंकि यूएसए, देखो इसी को जस्टिफाई करने के, क्योंकि यूएसए फर्स्ट
मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, लोकतंत्र वाला जो रियल टर्म है। क्योंकि थॉमस पेन भी तो वहाँ से आगे बोली थी कि ये तुमको क्या लोकतंत्र सिखा गया, तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि फुल फ्लेज जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं वो यूएस का ही है, समझे ना। तो क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन के फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यही पहली बार है, क्योंकि यूके में अभी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो वहाँ का पार्लियामेंट ही चलाता है, समझे ना, लाइक कन्वेंशन। तो दिस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय डेलीगेट्स। अब जानते हो कौन किया, तो वहाँ के डेलीगेट्स जो अमेरिकन कांग्रेस जो थे फिलाडेल्फिया में जो किए थे, और 17 सितंबर 1787 को इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। इसके बारे में कल जानेंगे ही हम, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में आने वाले समय में जानेंगे ही कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद टॉपिक ही वही है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फिर अमेरिकन सिविल वार। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 ये ट्रिगर किया बहुत सारे ट्रांस अटलांटिक रेवोल्यूशन, यानी कि अटलांटिक रेवोल्यूशन से उधर चला गया, उस तरफ माइग्रेट कर रहा अपना विचारधारा, समझे। ये जो सक्सेस है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, इंस्पायर किया फ्रांस को भी कि जी आपका जो एक्सप्लॉइटेटिव डेस्पोटिक मोनार्की है आप उसके अगेंस्ट फाइट करिए। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है 1789 में, और यहाँ से ये लोग खुद आया था सोल्जर्स लोग, क्योंकि भेजा था तो वहाँ ही एम्पररी भेजा था, वही आर्मी लोग तो वो हुए ना कि यार हम दूसरे को जिता सकते थे, यार हम अपना कंट्री के लिए काहे नहीं लड़ सकते। आर्मी इंस्पायर हो गया, आर्मी काम आएगा। देखो तो 1798 में रेवोल्यूशन ब्रोकआउट हो गया, आयरलैंड में भी देखो इसका रिपरकशन 98 में भी। एक दिन में नहीं होता है रेवोल्यूशन, टाइम लगता है, क्योंकि मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है। अभी नहीं ना है जी, अभी नहीं ना कि उस दिन थाईलैंड के बारे में बोल दिए तुमको कल कि वो हुआ तब पहुंच गया, अरे मैसेज जाने में वो 10 साल तक लग जाता है। ये सोचो ना कि नहीं था इंटरनेट, समझे ना। कोई जाएगा, कोई यहाँ से लोग जाएगा, फिर बोले ऐसा ऐसा हुआ था, फिर वो बात प्रोपागेट करेगा, फिर किताब में छपेगा, प्रोसेस लंबा है। ड्यूरिंग द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, इसका मतलब क्या 1810, ठीक है। वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन लैटिन अमेरिका में, वही मैक्सिको के नीचे देखोगे अमेरिका, क्यों, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन पावर का शिकंज है, पूरा कब्जा कर रखा है। लैटिन अमेरिका उसी को बोलते हैं जहाँ पे स्पेनिश, पोर्टुगीज और स्पेन का बहुत बड़ा कैप्चर था। देखो वही 1810 के आसपास या 20 के आसपास क्या हुआ कि नेशनलिस्ट रिवोल्यूशंस को मरने लगे लैटिन अमेरिका में भी। अलग अलग लीडर थे, जैन गोस मार्टिन साहब थे, साइमन बोल्वियर थे, अलग अलग, ठीक है। दिस रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन, इससे क्या होगा, बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आगे नहीं, जैसे वेनेजुला का बात होता है, कोलंबिया का बात होता है, इक्वाडोर का बात होता है, पेरू का बात होता है, सब स्पेनिश रूल के अंदर था, स्पेन के अंदर था सब। जो पोर्टुगीज और स्पेन जानते हो बहुत तगड़ा रहा है कॉलोनी बनाने में। शुरू में तो यही दो था कंटेंडर, बाद में तुम्हारा फ्रांस और तुम्हारा यूके आया है, ब्रिटेन आया है, समझे बात को। तो इससे फायदा क्या हुआ कि शुरू का जो डिकेड्स था, समझे 19th सेंचुरी का, करेक्ट, तो उसमें बहुत हेल्प किया है जो स्पेनिश जो कब्जा कर रखा था कॉलोनी को, और इसकी वजह से क्या हो, बहुत सारे कंट्री लिबरेट हुए हैं, उसमें वेनेजुला है, कोलंबिया है, सो ऑन। अब देखो 1820 में रिवोल्यूशन स्पेन में भी हुआ, ठीक है, रिवोल्यूशन हुआ, देखो इम्पैक्ट देखो स्पेन में हुआ था जी, ठीक है। 1830 में 1848 में देखो कहाँ नहीं हुआ, इसको इसी को तो बोलते थे अमेरिकन है ये, जैसे जर्मनी हुआ, इटली में, स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, सब में हुआ है। तो बिल्कुल यही तो बोला कि डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, इफेक्ट इस रिवोल्यूशन को देखने को मिला है, यूरोप में भी देखने को मिला है और अमेरिका में भी देखने को मिला है। अमेरिका मतलब पूरा अमेरिका का बात कर रहा है जी, लैटिन अमेरिका भी। इसलिए कई लोग कहते हैं कि अमेरिकन रिवोल्यूशन जो 1776 में स्टार्ट हुआ था, ये मदर ऑफ ऑल रिवोल्यूशन है, जननी है सब रिवोल्यूशन का, समझे। और अमेरिकन रिवोल्यूशन 1776 का फर्स्ट एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म इन मॉडर्न सेंस। मॉडर्न सेंस में नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हम खुद विरोध करते कि भारत माता की जय बोलने से कोई नेशनलिस्ट नहीं हो जाता है। पहले तो लोग यही सोचता होगा कि नेशनलिज्म का मतलब ये है कि मॉडर्न सेंस में एक्चुअल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग है, वो मीनिंग यहाँ से क्रिएट हुआ। अब हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, काम ही नहीं कर रहे हैं भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या फायदा हुआ फिर। आर गेटिंग मी? तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ प्राइड अपने कल्चर पे, अपने पूर्वज पे, यही तो नेशनलिज्म हुआ ना। ग्रेजुअली द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, और आस्ते आस्ते यूरोप और दूसरे पार्ट्स ऑफ अमेरिका में फैलने लगा, और बहुत बाद जाके एशिया की तरफ भी मूव किया है, समझे बात को। अब देखो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, वो शुरू हो गया,
ठीक है। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो फिर वो क्योंकि 13 कॉलोनीज जानते हो ये खुद तुम्हारा डीकोलोनाइज हो गया, यानी कि अपना कॉलोनी स्टेट बन गया। तुमको बताए थे कि ये कॉलोनी अब स्टेट बन गया, 13 कॉलोनीज 13 स्टेट्स बन गए, और बाद में यही एक्सपांड करके 50 स्टेट बन गया। दिस प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन कंटिन्यूड फॉर मोर देन 200 ईयर्स, ये 200 साल तक चला है, ठीक है। और लास्ट में अंतिम में इरिट्रिया, जो तुम्हारा सबसे जो हाल फिलहाल किसी को आज़ादी मिला है तो 1993 में इरिट्रिया को मिला था, जो कि तुम्हारा हुआ है वो अफ्रीका कंटिनेंट है। यानी कि कहीं ना कहीं हुआ, और 200 साल में इसका इम्पैक्ट दिखने को मिला है, क्योंकि इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस कहीं भी हो तो असर तो पड़ेगा ही। कहेगा तो रिवोल्यूशन तो हुआ था अमेरिका में ही, हाँ बोलो। तो वो तो 90 में हुआ था ना, 90 के बाद 93 आता है ना, जो लेटेस्ट हुआ था। हाँ समझे ना, साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो भी न्यूली है, 90 में हुआ था, जिसमें मेरा जन्म हुआ था जिससे, ठीक है। देखो अमेरिकन रिवोल्यूशन इंटेंसिफाइड हॉस्टिलिटी बिटवीन द ब्रिटेन एंड फ्रांस, सही बात है, इसे और बढ़ा के नहीं बढ़ा ये लोग का हॉस्टिलिटी, गुस्सापन, खुन्नस एक दूसरे के अगेंस्ट, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था अमेरिकन को उसके स्ट्रगल में ब्रिटिश के अगेंस्ट। ये हॉस्टिलिटी कहीं ना कहीं तुमको कॉन्टिनेंटल रिवोल्यूशन में भी तुमको देखने को मिला, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप देखते हो। देखो बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने लिया कि नहीं लिया बदला, ये कॉन्टिनेंटल वो सिस्टम लेके आया था जहाँ पर पूरी तरीके से ब्रिटिश गुड्स को ब्लॉकेट कर दिया था। बोला कि ब्रिटेन क्यों फेमस है, तो इकोनॉमी की वजह से, उसका इकोनॉमी को ब्लॉकेट कर दो। ये देखो सब चीज़ तुमको देखने को मिलेगा, और यही तुम्हारा कहीं ना कहीं जाके द हॉस्टिलिटी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल रेवोल्यूशनरी वार्स फॉट आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ, क्योंकि फ्रेंच 1789 के बाद जो भी रेन ऑफ टेरर हुए, नेपोलियन आए, उसमें भी ये चीज़ देखने को मिला है कि ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा ही एक दूसरे के कट्टर रहे हैं। ये अलग बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो एक साथ रहे हैं, क्योंकि उस समय का समीकरण कुछ और था। समझ लो बात को। द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 रिजल्टेड इन लॉस ऑफ वन एम्पायर फ्रॉम ब्रिटेन, तो पहले बता चुके हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर ब्रिटेन का खत्म हो गया 13 कॉलोनीज के रूप में। एट द सेम टाइम ये क्या किया, एम्फसाइज किया, यानी कि मजबूर किया that outcome of revolution paved the way for emergence of another British colonial empire in the form of Australia। दूसरा अब खोजेगा ये रिप्लेसमेंट नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया खोज लिया जाके। वो देखो हैविंग लॉस्ट अमेरिकन एम्पायर इन 17 हैविंग लॉस्ट लॉस होने के बाद 1783 में ब्रिटेन इस्टेब्लिश किया अपना कॉलोनी, फर्स्ट कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सिडनी में किया था 1788 में, देखो साफ साफ दिखता है तुम लोग को 1788 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड पेइंग ग्रेटर अटेंशन टू इट्स इंडियन एम्पायर। अब इंडियन एम्पायर जो अपना साम्राज्य, देखो क्यों नहीं, प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, कर्नवालिस को भेज दिया गया उधर, बहुत एंग्लो मैसूर वार चल रहा है, समझ रहे हो ना, एंग्लो बिल्कुल एक्टिव है। तो कोशिश किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश किया कि ना अब अच्छे से संभालना होगा, नहीं तो ये भी चला जाएगा हम लोग। यही कारण है कि तुम लोग जो पढ़ते हो पीट इंडिया एक्ट जो पढ़े हो, तो यहाँ पे देखो सुधार आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि उधर हार चुका है। तो 1784 समझ में आ रहा है, 1784 पूरी तरह से प्रभावित होगा। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तो वो हो रहा है, तो अमेरिकन अभी नहीं हुआ है स्टार्ट, अभी अमेरिका में भी तुम्हारा आ रहा है पॉलिसी प्रोग्राम सब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और इधर भी हो रहा है। अब थोड़ा दिन बाद, थोड़ा साल बाद बगावत होगा, और 1784 में तो हो गया, हार गया है ब्रिटेन। तो पीट इंडिया एक्ट में जो होगा उस समय का पीएम जो पीट द यंगर जो रहेगा पीएम, तो वो सोचेगा कि यार ये तो गवा दिए, कहीं हम इंडिया भी ना गवा दें, समझ रहे हो। तो वही बोला गया, इसलिए देखो ये चीज़ तुमको देखने को मिल जाएगा इसमें कि पीट इंडिया एक्ट बना 1784 में, वहाँ पे कर्नवालिस को देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, जानते हो 1786 में, ठीक है। और इनैक्टमेंट ऑफ चार्टर एक्ट फिर 1798 में भी हुआ था, ठीक है, एंड एसेट्रा, ठीक है। ये सब कॉन्शियस मूव थे ब्रिटिश के, ताकि ब्रिटिश एम्पायर जो इंडियन एम्पायर उसको स्ट्रेंथन कर सके। क्यों? क्योंकि बैड एक्सपीरियंस है उनको कॉलोनीज का, क्या भरोसा ये भी बगावत कर दे, समझे बात को। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ अमेरिकन एस्केंडेंसी। हाँ, जैसे ही आज़ाद हो गया तो लगा कि ये आगे जाके कुछ देगा, गिदर बकरी ये भी देगा, यानी कि सुप्रीमेसी का स्टार्टिंग होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जानते हो कि तुमको पहले ही बता दिए थे, क्योंकि जब 7 ईयर होने से पहले जो कनाडा और तुम्हारा उसके बीच में हुआ था, कनाडा की जगह पे हुआ था, उसे पहले ही दिख गया था कि अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था तुम्हारा यूएस में, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बन चुका था, यानी कि वो तो आ गया था कि आने वाले समय में ये सुप्रीमेसी बनेगा जाके बाद में जाके। तो वही बोला कि जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन है, कहीं ना कहीं ये शुरू कर दिया अमेरिकन एक्सपेंडेंसी करेंगे, सुप्रीमेसी हेजेमोनी को अब इमर्जन करेगा जी।
दिस रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट स्टेप लॉन्ग प्रोसेस में, जो कि लास्ट में जाकर सुपर पावर बन जाता है तुम्हारा 1991 में। क्यों? यूएसएसआर बिखर जाता है कोल्ड वार के बाद, तो उसके बाद तो लोन पावर अकेला यही बन गया, समझे ना। यानी कि स्टार्ट कब हुआ उसका, और 1991 में जाकर, हालांकि वो दिख गया था 50 साल में, दिख गया था कि यूएस रसिया से ऊपर है, और 1991 में तुमको क्लियर इंडिकेशन मिला कि सर्वाइव नहीं कर पाया यूएस के सामने में, तभी तो टूटा है वो, समझे। ड्राफ्टिंग ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1787 में हुआ था, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स मिला जो कि फंडामेंटल राइट्स बना है बाद में जाके, ठीक है। उसके बाद फिर अमेरिकन वार में, अमेरिकन देखो सिविल वार होना है ना, अमेरिकन यूनियन का जीत होना सिविल वार में, जानते हो कि फिर साउदर्न स्टेट बोला था हम भाग जाएंगे, अपना प्रेसिडेंट भी चुन लिया था। अब्राहम लिंकन साहब बहुत प्रयास किए थे, मिलिट्री मोबिलाइजेशन कितना बार लगाए थे, तुमको बहुत बार बताया गया इस चीज़ को। तो अमेरिकन साइड का जीतना, ठीक है, ये सब स्टेप्स है लंबा समय के लिए, और जो कि कारगर हुआ है अमेरिकन हेजेमोनी को बढ़ाने में आने वाले समय में, समझे ना। कि यदि अमेरिका टूट जाता तो इतना बड़ा पावरफुल स्टेट बनता ही नहीं कभी। तो क्वेश्चन खत्म कर दिए हम। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा डिटेल में बता चुके हैं, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं होता, समझे ना। तो डिटेल होता है इससे भी ज़्यादा, बुक पढ़ोगे तब, मगर अब ये सब चीज़ को रख के दिमाग बुक पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस हैं जो सिविल सर्विस में पूछे गए क्वेश्चंस है हिस्ट्री ऑप्शन में। इसमें ये पूछा गया कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776। बिल्कुल बोलता, आप बता सकते हो तुम लोग। अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 ट्रांसफॉर्म अमेरिका एज वेल एज यूरोप, दोनों को ट्रांसफॉर्म क्यों ना करें, उधर का पॉलिटिक्स ही चेंज हो गया यूरोप का, और वहाँ पे प्रभावित कर रहा है बहुत रेवोल्यूशन से, समझ रहे हो। वहाँ 1848 का, फिर 1830 होना, फिर स्पेनिश रेवोल्यूशन, बहुत तरह का बात हो गया ना। अभी जस्ट बोले थे सभी, वही तो आंसर लिखना है। द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिप्राइव्ड ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वन कॉलोनियल एम्पायर, बट एट द सेम टाइम ये दूसरे को बोला कि हाँ भाई दूसरा कब्जा लो, भाई ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा है, इस चीज़ को इलुस्ट्रेट करो। इलुस्ट्रेट मतलब क्या है, इस बात को क्लियर करो। इलुस्ट्रेट जो ये वर्ड है तुम्हारा, इसका मतलब क्लियर करो इस बात को। लास्ट वन, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड या फिर इनाग्रेटेड एज ऑफ रिवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है क्रांति का, और ये क्रांति 1993 तक चला है डिकोलोनाइजेशन के फॉर्म में एरिट्रिया को। तो जितना तुम जोड़ सकते हो उतना फ़ायदा है। That's it for today's class.